आज के इस लेसन में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस की। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइंस अवेलेबल हैं तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। और बाद में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें हमारे पास अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो लाइन है L1 इक्वस टू जीरो और L2 इक्वस टू जीरो। जो लाइन L1 है उसका स्लोप हमारे पास है M1 और जो लाइन L2 है उसका स्लोप हमें दिया गया है M2। अब ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दो टाइप के एंगल बनाएंगे, एक तो ये थीटा वाला और एक बनेगा पाई माइनस थीटा। ये दो एंगल्स बनेंगे। तो अब हमें निकालना है, पहले तो दो एंगल्स बनेंगे तो इनमें से एक बनेगा छोटा और एक बनेगा बड़ा। छोटे वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि वो 90 से कम होगा। और जो बड़े वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक। तो अब हमें दो चीज़ करनी, एक तो एंगल निकालना जानना है कैसे निकालते हैं, और फिर उनमें पहचानना है कि एक्यूट कौन सा होगा और ऑब्ट्यूस कौन सा होगा। ठीक, ये चीज़। तो दोस्तों अगर हमारे पास ये दो लाइंस अवेलेबल हैं, लाइन L1 इक्वस टू जीरो इसका स्लोप है M1, लाइन L2 इक्वस टू जीरो इसका स्लोप है M2, तो उनके बीच में एंगल अगर मान लिया हमने थीटा तो इसका फॉर्मूला होगा टेन थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2, जहाँ पे थीटा क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। तो फॉर्मूला क्या निकला आपके पास, टेन थीटा इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 का मोड। ठीक। ये मोड क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं है M1 बड़ा है M2 बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना है, थीटा। थीटा क्या रखना, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या लिया, मॉडुलस वैल्यू ले ली। ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है सिंपली। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि अगर हमारे पास दो लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है जिनका स्लोप M1 और M2 है और एंगल उनके बीच में थीटा है, तो हमने बोला कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 का मोड। ठीक। जहाँ पे थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। अब अगर हमारे पास थीटा आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल तो हम वैसे निकाल लेंगे, पाई में से थीटा माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 में से अगर थीटा माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, बचा वाला ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। ठीक। ये सिंपल सी चीज़ थी एंगल के बारे में। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक। अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, आपको पता होगा। फिर भी आपको बता दिया कि अगर दो लाइंस M1 और दो लाइंस पैरेलल हैं जिनका स्लोप M1 और M2 है तो उनमें क्या होगा, M1 इक्वल टू M2 होगा, क्योंकि स्लोप इक्वल होता है। और दूसरा जो रिजल्ट है वो ये है कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो लाइन्स है जिसमें पहली लाइन का स्लोप है M1, दूसरी लाइन का स्लोप M2 है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप में ये रिलेशन आता है कि M1 इंटू M2 का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, -1। ठीक, ये चीज़। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि व्हेन वन ऑफ द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। कई बार क्या होगा कि स्लोप नॉट डिफाइन है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एम इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब जब कोस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस केस में क्या होगा, एक वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि कोस थीटा जीरो हो गया। तो ये अपना क्या होगा, M1 नॉट डिफाइन हो गया। तो मान लो अगर M1 अपना नॉट डिफाइन है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1/M2 का मोड। ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि अगर कोई एक स्लोप नॉट डिफाइन हो जाता तो आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का 1 अपॉन दूसरे वाला स्लोप। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। मतलब दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ये भी हमने देखा था। तो अगर दोस्तों हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक लाइन है, इसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि स्लोप सेम है इसलिए जो ए एक्स प्लस बी वाई वाला पार्ट है वो तो क्या रहेगा, सेम। बस ये कांस्टेंट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमने क्या बोला कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक लाइन है और अगर उसमें उसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ कॉन्स्टेंट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिप्लेस। ठीक। तो ऐसे करके हम पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक। अब अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमारे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और अब हमें इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर वाली लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। तो इस वाले अगर लाइन की हम बात करें ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो, तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप आएगा बी वाई इक्वस टू माइनस ए एक्स। तो स्लोप आ रहा है इसका, आप जब लिखोगे इसको क्या लिखोगे? वाई इक्वस टू माइनस ए बाय बी एक्स, इस फॉर्म में लिखोगे। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? वाई इक्वस टू एम एक्स से कंपेयर करके देखोगे तो ये जो नीचे वाली लाइन है इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाय बी। ठीक, ये स्लोप है। दूसरी लाइन का स्लोप हमने बोल दिया m2। ये क्या आना चाहिए? m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1। ठीक, ये आनी चाहिए थी, यही ना आना चाहिए था, m1 इंटू m2 इक्वस टू -1। तो यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी? b बाई ए। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास m2 की। तो आप कहने का मतलब ये है, तो m2 की वैल्यू ये आ गई, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी परपेंडिकुलर लाइन की वो क्या हो जाएगी? bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वस टू जीरो। ठीक, ये आपके पास हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वस टू जीरो। ये मैंने आपको m2 की वैल्यू निकालना है, ये सब मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप कैसे करोगे। ठीक, तो bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वस टू जीरो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी bx माइनस ए वाई इक्वस टू जीरो। क्योंकि आप यहाँ से अगर देखो bx माइनस ए वाई इक्वस टू जीरो, तो इसके अगर स्लोप की बात करो तो आपके पास आएगा bx इक्वस टू ए वाई प्लस लेमडा, सॉरी इस लेमडा वाली टर्म को इधर ही रहने दो, बी एक्स प्लस लेमडा। तो ए वाई इक्वस टू बी एक्स प्लस लेमडा आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई आपके पास आएगा बी बाई ए, वही वैल्यू आई जो मैंने आपको बताई थी, बी बाई ए एक्स। तो एम क्या आया ऊपर वाली का? बी बाई ए ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो एक लाइन है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वस टू जीरो। ठीक, ये चीज़ हमने डिस्कस की। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हैं तो उनके इंटरनल एंगल्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। तो दोस्तों, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें तीनों साइड्स की हमें इक्वेशन पता है। लाइन बी सी की इक्वेशन हमारे पास है वाई इक्वस टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, ए सी की इक्वेशन है एम टू एक्स प्लस सी टू, और ए बी की इक्वेशन है वाई इक्वस टू एम वन एक्स प्लस सी वन। ठीक, ये चीज़ है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम निकालेंगे tan a। ठीक, tan a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, tan a ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा? एंगल ए एक्यूट, क्योंकि जीरो से 90 डिग्री के लिए tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और वहीं पे अगर हम बात करें tan a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 90 से 180 के बीच में है। 90 से 180 के बीच में मतलब एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। सिंपल से ही ये चीज़। तो दोस्तों, आपको करना क्या है अब मैं बताता हूँ इंटरनल एंगल आइडेंटिटी निकालने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3, जो तीनों स्लोप्स हैं उनको आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक, ऐसे कर अरेंज कर लेना है कि m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3। ठीक, इस ऑर्डर में आपको इनको अरेंज कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो tan a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, m1 m2 m3 को आपने अरेंज कर लिया। उसके बाद tan a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, सिंपल वही लाइन वाला। tan c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m2 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m2 m3। tan c की वैल्यू क्या आ जाएगी? m2 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m2 m3। क्योंकि आप यहाँ पे ये देखिए ना कि एंगल c किस में है? m2 और m3 वाले के बीच में तो लाई करेगा एंगल c वाला। तो tan c की वैल्यू क्या आ जाएगी? m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। और वहीं पे अगर हम बात करें tan b की, तो tan b ये वाला एंगल है। तो tan b की वैल्यू क्या आ जाएगी? m3 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m3 m1। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हम वही एंगल वाला कॉन्सेप्ट करके tan थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस करना क्या आपको, सबसे पहले आप इनको m1 m2 m3 ऐसे इसमें अरेंज कर लेना। आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ तो आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमसे इस टाइप में पूछा जाएगा। किस टाइप में? हमसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस 7 वाई इक्वल्स टू 7 और 7x प्लस वाई प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का से जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसका नेचर बताना है कि मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है वो हमें बताना है उसका नेचर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्लोप की वैल्यू कितनी है? m इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक, हम यहाँ पे बात करें x प्लस 7 वाई इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस 7 वाई इक्वल्स टू 7 है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 7 प्लस 7 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/7। और वहीं पे अगर हम बात करें 7x प्लस वाई प्लस 14,
इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, y इक्वल टू -7x-14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी आई, -7। ठीक, तो हमने स्लोप निकाला -1, -1/7 और -1/-7, ठीक ये आया। तो हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे बड़ा कौन सा है, -1/7, ये क्या है -1, और ये छोटा क्या है -7। इसको हमने m1 m2 m3 नाम दे दिया। तो tan a की फॉर्मूला क्या था, m1 -m2 अपन में 1 + m2 m3, यही था। तो बस m1 -m2 अपन में 1 + m1 m2 इस फॉर्मूले को लगाया। तो हम देख सकते हैं कि tan a अपने पास आया 3/4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे ही निकालेंगे tan b और tan c। तो अगर हम tan b की बात करें तो tan b के लिए क्या किया हमने, tan b के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज किया, m2 -m3 अपन में 1 + m2 m3, ये फॉर्मूला हमने यूज किया tan b के लिए। तो हम देख सकते हैं कि tan b हमारे पास क्या है, 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। तो मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें tan c की, तो tan c के लिए देख लेते हैं। तो tan c की बात करें तो tan c क्या हो जाएगा, m3 - m1। tan c के हमारे पास क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा अपने पास, सॉरी, m2 -m3, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे देखने लग गया था, सॉरी। tan c कुछ टू अपने पास क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा अपने पास m1 -m3 अपॉन में 1 + m1 m3, यही ना फॉर्मूला। tan c का फॉर्मूला क्या था, m1 -m3 अपॉन 1 + m3 m1, यही तो चीज़ थी। तो इससे आप देखोगे कि tan c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -24/7। तो आप लोग देख सकते हैं कि tan का वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, नेगेटिव। तो मतलब एंगल c जो है वो क्या है, 90 से बड़ा, क्योंकि 90 से बड़े एंगल के लिए ही tan क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो ट्राइंगल गिवन है ये कैसा ट्राइंगल है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों, क्योंकि ये दो एंगल यहाँ पे इक्वल आए, दो एंगल इक्वल आए तो मतलब इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल, तो इसलिए क्या होगा, आइसोसेलेस। और ऑब्ट्यूज कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि tan c की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो ये क्या अपना ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दोस्तों ऐसे करके हम नेचर ऑफ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी दो लाइन के बीच में आप आसानी से निकाल पाएंगे कि उनके बीच में एंगल्स कितना है, कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।